अगर आपने हिंदुत्व चलाना है ना, यू हैव टू हेट सम हिंदूज ऑल्सो। बड़े मजे से इन्होंने नेहरू गांधी से शुरू किया। इन्होंने कहा ये दो लोग ना होते ना तो हिंदुओं की हालत बहुत बेहतर होनी थी, और ये आस्तीन के सांप जो हमारे हैं। ओवर 20% ऑफ पाकिस्तान पॉपुलेशन वाज हिंदू। का मतलब 1/3 से ज्यादा पाकिस्तानियों को आपने कहा आप सेकंड क्लास सिटीजन है मुल्क बनने के 2 साल के अंदर अंदर ही। पाकिस्तान में जी कहते हैं कि जी महमूद गजनवी इतना जबरदस्त था और ये था वो था, उसका जो मेन जनरल था वो हिंदू था। हिंदुत्व इज एन आइडियोलॉजी दैट वांट्स टू रीइमेजिन द पास्ट इन अ पर्टिकुलर मैनर। इंडिया में 200 मिलियन 20 करोड़ मुसलमान हैं, शिया सुन्नी क्यों नहीं मारते एक दूसरे को मार? जनरली दुनिया के सारे क्रेजी मुसलमान पाकिस्तान में जमा हो गए, मुझे लगता है ऐसे। लेकिन अगर 1946 के इलेक्शन से मुस्लिम लीग की सीटें ना आती तो पाकिस्तान ने नहीं बनना था। पाकिस्तान वाज द फर्स्ट एक्सपेरिमेंट ऑफ इट्स काइंड इन द वर्ल्ड। साहब इतनी आपने गलतियां बता दी कि कॉन्स्टिट्यूशन हमारी खराब थी, मसले हमें पड़े हुए थे, पाकिस्तान हमें बनाना पता नहीं था। वाज मेकिंग पाकिस्तान अ मिस्टेक? क्या बनाना ही गलती थी? बनाना ही चाहिए था। अब तो बन गया, अब क्या कर सकते हैं। Hi guys, today we're here with Yaqub Khan Bangash, who's an eminent Pakistani historian. हम इनसे बात करेंगे पाकिस्तान के बारे में, इंडिया के बारे में, इंडिया और पाकिस्तान के हालात के बारे में। Starting off, sir, let's start at the very beginning. Creation. पाकिस्तान इंडिया की creation. पाकिस्तान बना, कुछ लोग कहते हैं मजहब की वजह से, या मजहब के नाम पे, was founded on the basis of religion, as opposed to India, that essentially was founded on the base of a secular drive for independence. So India secular, Pakistan religious. 70 some odd years later, आप देख रहे हैं कि इंडिया कहीं और खड़ा है, पाकिस्तान कहीं और खड़ा है। क्या वजह है कि इंडिया तक चला गया और पाकिस्तान तक पीछे रह गया, और क्या इस आगे पीछे होने की वजह मजहब? Well, that's the big question. Lots of books have been written on it. People have different views on it. It's still a question that's being debated. So therefore not an easy answer. आसान तो कोई आपसे सवाल पूछता नहीं यार, सारे सवाल जो लिखे हुए मुश्किल ही है। मगर there are a few things that one must remember about this. एक तो ये है कि जब हम कहते हैं कि पाकिस्तान मजहब की बुनियाद पे बना, तो it's very important to understand कि just the word मजहब और just the word Islam meant different things to different people. ठीक है, और इसके ऊपर हम बहुत डिबेट करते रहते हैं without realizing कि बहुत ज़्यादा इसकी ये जो डिबेट है ये academic डिबेट है. So for example, one school of thought says कि नहीं जी ये political Islam था, religious Islam नहीं था. ठीक है, कि जिन्ना साहब was looking at how Islam is, how Muslim politics works, how Muslims as a community, as a political community operate. मगर साहब जिन्ना साहब ने तो कहा था कि पाकिस्तान कॉन्स्टिट्यूशन कुरान, अब ये भी कहा था। So वही है कि but I'm just trying to even say कि जी even when you look at political, when you try to make the distinction between political and religious, तो मसला ये होता है कि ये एक इंटेलेक्चुअल बंदे के दिमाग में ये डिस्टिंक्शन है, आम इंसान के दिमाग में नहीं है ये। ठीक है, अगर आप एक आम मुसलमान से पूछे ना जी पॉलिटिकल इस्लाम और रिलीजियस इस्लाम में फ़र्क क्या है, तो उसके दिमाग में उसमें कोई फ़र्क नहीं है, दोनों एक ही चीज़ है। ये सिर्फ एक किताब भी बात है, पढ़े लिखे लोगों की बात है, और पढ़े लिखे के लोगों के दिमाग में आता है समझ। सो फॉर एग्जाम्पल, जब 1946 में प्रोविंशियल इलेक्शन हुए, एंड दिस इज समथिंग दैट आई रियली डू वांट टू एम्फसाइज कि वी फॉरगेट कि पाकिस्तान was not a result of a movement to a certain extent. Pakistan was a result of an election that the Muslim League won. I see. ठीक। लेकिन अगर 1946 के इलेक्शन से मुस्लिम लीग की सीटें ना आती तो पाकिस्तान ने नहीं बनना था। ठीक है, सो जब इलेक्शन, तो इसलिए इलेक्शन कैंपेनिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, जो पंजाब में इलेक्शन कैंपेन हुई तो उन्होंने नारे लगाए यहाँ तक के कि मुसलमान होगा तो मुस्लिम लीग का। अच्छा, अब अगेन क्लेम ये था कि ये रिलीजियस नहीं है, मुसलमान पॉलिटिकल होगा तो। मगर जब आप बोले मुसलमान होगा तो अगेन एक आम बंदे के दिमाग में ये डिस्टिंक्शन नहीं आनी कि पॉलिटिकल मुसलमान कौन है और रिलीजियस मुसलमान कौन है। फिर यहाँ तक फतवे जारी किए गए। एक जो मेरा फेवरेट वो फतवा है, मैं काफ़ी उसको कोट करता हूँ, बट आई लव इट सो मच कि आई कोट इट एवरीवेयर, कि एक औरतों के लिए फतवा निकला कि यू नीड टू इंश्योर कि योर हस्बैंड वोट्स फॉर द मुस्लिम लीग, वरना आपका निकाह कैंसिल हो जाएगा, बिकॉज वो इस्लाम से खारिज हो जाएगा आपका मियाँ, निकाह कैंसिल हो जाएगा जी, अगर उसने मुस्लिम लीग को वोट ना दिया। तो इसी तरह के मजेदार किस्म के फतवे निकल रहे थे। तो ऑब्वियसली इट वाज अ वेरी इंटरट्वाइंड रिलीजियस एंड पॉलिटिकल काइंड ऑफ अ क्वेश्चन, बट रिगार्डलेस ऑफ द फैक्ट कि पॉलिटिकल इस्लाम है या रिलीजियस इस्लाम है, एटलीस्ट एवरीवन अग्रीज मोर और लेस कि इस्लाम ऑफ सम शेड उसकी बुनियाद पे पाकिस्तान बना। ठीक है, एक ये है। सेकंड, और अच्छा अब लेट्स डील विद दिस। यहाँ क्या है कि जब आप किसी भी शेड का इस्लाम या किसी भी शेड का कोई भी रिलीजन पकड़ते हैं, चाहे वो क्रिश्चियनिटी हो, चाहे जूडिज्म हो या कोई और हो, तो देन यू हैव टू डिफाइन कि वो शेड असल में क्या है जब वो अचीव हो जाए। मगर साहब ये असल में इस्लाम तो मेरे ख्याल में कभी डिफाइन नहीं किया पाकिस्तान। एग्जैक्टली, तो जब आप वो असल में, इसलिए दुनिया में लोग कोशिश करते हैं कि ना डिफाइन हो। ठीक है, अच्छा, ऑल्सो वन मस्ट अंडरस्टैंड कि इस्लाम इज लाइक very close to in terms of how religiously it thinks of itself like Judaism. ठीक है, Judaism is a very legalistic
रिलीजन वहाँ फिक बहुत ज़्यादा है और इस्लाम के अंदर भी फिक बहुत ज़्यादा है। इसका मतलब ये है कि आपके रिलीजन में कानून बहुत ज़्यादा है। इसका ये मतलब है कि जब आप उसके बेसिस पे कोई मुल्क बनाएंगे तो उसमें कानून ही होंगे ज़्यादा। मतलब देयर इज नॉट अ जनरल, अब देखें फॉर एग्जांपल बुद्धिज्म है, ठीक है, यहाँ टू एन एक्सटेंट हिंदुइज्म भी और क्रिश्चियनिटी भी टू एन एक्सटेंट, वहाँ जनरल फिलोसफीज हैं, उसके अंदर जनरल फिलोसफी के अंदर कहीं जाके आप तरीका ढूंढते हैं तो दे आर टू ऑपोजिट आइडियाज दैट कुड बी ट्रू ऑल्सो, बिकॉज उसमें इतना फिक डेवलप नहीं हुआ। इफ यू आर बेसिंग इट ऑन फिक, इसका मतलब है जब आप कानून बनाएंगे तो वो बड़ा क्लियर होगा, वो येस और नो होगा, ठीक है। तो अगर उस कम्युनिटी में जहां एक फिक पे एग्रीमेंट नहीं है और फिरके हैं, आप एक मुल्क बनाएंगे तो उसमें किस फिक को आप प्रायोरिटी देंगे, किसको नहीं देंगे? सर इस पे कोई डेमोक्रेसी कोई रूल आप कैसे कर सकते हैं ना? अब देखिए, फॉर एग्जांपल आई विल गिव यू वेरी सिंपल एग्जांपल, देयर इज अ डिस्प्यूट अमंगस्ट सुन्नी सेक्ट्स अबाउट कि आमीन ऊंचा बोलना है क्या आहिस्ता बोलना है। अब ये बहुत एक छोटी सी बात है, मगर डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है इसके ऊपर। साहब इस पे कत्ल हुए हैं। हाँ, अब आप मुल्क में क्या करेंगे? ठीक है, नमाज अजान की टाइमिंग क्या होनी चाहिए? ठीक है, अजान की टाइमिंग 10 मिनट पहले 10 मिनट बाद के इश्यूज हैं। यू नो ज़कात, अब देखें, वेरी सिंपल, ज़कात इज अ पिलर ऑफ इस्लाम, एवरीवन एग्रीज कि ज़कात देनी है। कैसे देनी है? दिस इज ह्यूज डिसएग्रीमेंट। अगर आप आज एक बैंक अकाउंट पाकिस्तान में खोलें तो आपको 10 फिक के नाम लिखे आते हैं, जी अगर आप इन में हैं तो आप ज़कात खुद ही देंगे वरना आपकी गवर्नमेंट काट लेगी, ठीक है। सो if you pick any religion, especially, and I want to say that Islam is, because it is based very much on fiqh, it is more legalistic and therefore उसके अंदर ज़्यादा मुश्किल है आपको चूज करना कि आपने कौन सा फिक करेंगे, तो उसके अंदर डिवीजन बढ़ते जाएंगे। और ये बात जो तब कांग्रेस के प्रेसिडेंट थे और फिर बाद में इंडिया के एजुकेशन मिनिस्टर बने मौलाना आज़ाद ने कहा कि ये आप इस्लाम को बीच में डिवाइड करते रहेंगे, बिकॉज आपको फिर रियल इस्लाम आप ढूंढना शुरू कर देंगे, आप पूछना शुरू कर देंगे सवाल कि सही वाला मुसलमान कौन सा है, बिकॉज आपने रिलीजन को इतना ज़्यादा इसका बेसिस बनाया हुआ है। मैं आपको यहाँ एक और एग्जाम्पल दूँ, मौलाना शबीर उस्मानी थे देवबंद से, हमने इनको स्पेशली बुलाया और उन्होंने, अरे बड़े मज़े की बात है, मैं हैरान हुआ, मैं भी किताब लिख रहा हूँ पाकिस्तान की फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन पे, और जब मैं वो किताब पे काम कर रहा था तो मैंने कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली की डिबेट्स पढ़ी, तो मैं बहुत हैरान हुआ ये देख के कि उन्होंने ये कहा हुआ है कि पाकिस्तान में अगर आप उस स्पेसिफिक फिक से बिलोंग नहीं करते जिसकी बेसिस पे पाकिस्तान बना है तो आपको रियासत में इंक्लूड नहीं किया जा सकता। एक मिनट, तो अगर आप किसी और फिक में बिलीव करते तो आप सेकंड क्लास सिटीजन? जी, उन्होंने क्लियरली बोला, और ये 1949 में जब ऑब्जेक्टिव्स रेजोल्यूशन डिस्कस हो रही थी तो ये उन्होंने कहा, और मैं हैरान होता हूँ कि ये लोग इग्नोर कर गए। वो एक मौलाना थे, वो एक रिलीजियस स्कॉलर थे, उन्होंने बड़ी क्लियरली कहा कि अगर हाँ आप इस तर्ज के कानून में नहीं बिलीव करते तो यू आर नॉट अ पार्ट ऑफ इट। और इमेजिन करें 1949 में, अगेन वी फॉरगेट नाउ बिकॉज पाकिस्तान बदल गया है और वो वाला पाकिस्तान 47 वाला नहीं है, ओवर 20% ऑफ पाकिस्तान पॉपुलेशन वाज हिंदू। तो उन्होंने, चले मुसलमान सारे एक साइड पे कर दें, उनको अगर मान भी लिया, जो कि मेरे ख्याल में नहीं माना था, वो एक अलग सवाल है, शिया सेपरेट ना करें, तो 20% तो आपने उस दिन सेपरेट कर दिए। अगर आप इसमें शिया भी डाल दें तो शिया भी तकरीबन 15 से 18% है, तो इसका मतलब 1/3 से ज्यादा पाकिस्तानियों को आपने कहा आप सेकंड क्लास सिटीजन है मुल्क बनने के 2 साल के अंदर अंदर ही। तो आपने बेसिकली रिलीजन के बेसिस के ऊपर एक डिवीजन पैदा कर दी है, जो कि उसके बाद बढ़ती गई और बढ़ती जा रही है, ठीक है। सो एक तो ये बहुत एक इंपॉर्टेंट है कि वी हैव बीन अनएबल टू फिगर आउट कि हम हैं क्या। अच्छा, एक और साइड भी इसकी है, एक और साइड इसकी ये है कि पाकिस्तान वाज द फर्स्ट एक्सपेरिमेंट ऑफ इट्स काइंड इन द वर्ल्ड। ठीक, किसी 1947 अगस्त से पहले किसी दुनिया में मुल्क ने नहीं कहा हम मॉडर्न है और हम इस्लामिक है, किसी ने नहीं कहा, क्योंकि कोई मॉडर्न इस्लामिक मुल्क था ही नहीं। द ओनली मॉडर्न कंट्री दैट हैड अ मुस्लिम मेजॉरिटी वाज टर्की एंड दैट वाज अ सेक्युलर कंट्री। उसके बाद तो सारी मॉनर्कीज थी, ठीक है। तो ये पहला मुल्क था, तो इनको समझ नहीं आई करना क्या है। अच्छा, आपके ख्याल में पाकिस्तान बनने के बाद उनको समझ नहीं आया क्या कुछ समझ नहीं आया, बिकॉज देखिए ना आपने क्या, पाकिस्तान का जो थॉट था ना, अच्छा, और ये भी बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, जिस थॉट के तहत पाकिस्तान बना है उस थॉट को हमने 1960s में मार दिया पूरा। अब वो क्या था? दैट वाज कॉल्ड इस्लामिक मॉडर्निज्म। ओके, वो थॉट क्या थी? वो सैयद अहमद खान की थॉट थी, जिसके बेसिस पे अलीगढ़ बना। फिर हम जो पाकिस्तान में जिसको इस्लामिक लॉ बोलते हैं, उसको मोहम्मदन लॉ जो बोलते हैं, वो, और ये बड़े मज़े की बात है, मैं अभी हार्वर्ड लॉ स्कूल में एक डिस्कशन हो रहा था, तो बार बार वहाँ जो प्रोफेसर है वो शरिया बोलने के पाकिस्तान में जो शरिया है, तो मैंने उनको बड़ा करेक्ट किया, मैंने कहा नहीं, पाकिस्तान में मोहम्मदन लॉ है। तो उन्होंने कहा व्हाट डिफरेंस डज इट मेक, एंड आई एम लाइक नो, बिकॉज व्हाट अरब्स थिंक या व्हाट अदर मुस्लिम्स थिंक इज ऑफ शरिया या इस्लामिक लॉ, वी डोंट थिंक दैट शरिया, हमारा अपना एक डेवलप किया हुआ है। बिकॉज क्यों? वो इस नौयत से डेवलप हुआ है कि इस्लाम एंड मॉडर्निटी आर कंपैटिबल,
और ये साथ मिलके चल सकते हैं। तो ये एक इस्लामिक थॉट एक स्पेसिफिक डेवलप हुआ है। अगर एजुकेशन में और सोशल लाइफ के अंदर सईद ने डेवलप किया है तो कानून में सैयद अमीर अली ने डेवलप किया। उन्होंने बल्कि किताब भी इसके ऊपर मोहम्मद publish की थी। जुरिस्प्रूडेंस। जी जी। तो हमारा एक स्पेसिफिक व्यू है कि किस तरह से मॉडर्निस्ट इस्लाम चल सकता है। तो जो पाकिस्तान बना, और क्योंकि वो अलीगढ़ के बहुत लोग उसमें इन्वॉल्व थे, उसके अंदर इस्लामिक मॉडर्निज्म काफ़ी ज़्यादा थी, तो वो आर्ग्यूमेंट करती थी कि इस्लाम और मॉडर्निज्म कंपैटिबल है। जब आपने उसको डिस्क्रेडिट कर दिया तो फिर आपके पीछे तो सिर्फ वो ओल्ड फैशन देवबंदी रिलीजियस इस्लामी रहा, जो कि इनिशियली इस वाले इस्लाम के खिलाफ था और पाकिस्तान बनने के भी खिलाफ था। तो आपने जो इस्लाम, पहले तो ये है, सो द फर्स्ट पॉइंट इज कि किसी रिलीजन के बेस के ऊपर कंट्री बनाना वैसे ही कॉम्प्लिकेटेड है। सेकंड ये है कि जिस तरह हमने जिस टाइप के रिलीजन के ऊपर पाकिस्तान बनाया, इस्लामिक मॉडर्निज्म, उसको डिस्क्रेडिट कर दिया, तो इसलिए इसका फॉल बैक जो था वो उस टाइप का इस्लाम था जो पाकिस्तान के खिलाफ था पहले ही। सो यू हैव क्रिएटेड एन इंटरनल कॉन्ट्रडिक्शन जिसमें वो कहानी चल ही नहीं सकती। साहब, इतनी आपने गलतियां बता दी कि कॉन्स्टिट्यूशन हमारी खराब थी, मसले हमें पड़े हुए थे, पाकिस्तान हमें बनाना पता नहीं था। वाज मेकिंग पाकिस्तान अ मिस्टेक? क्या बनाना ही गलती थी? बनाना ही चाहिए नहीं था? अब तो बन गया, अब क्या कर सकते हैं। देखिए जी, अब तो बन गया, मगर इनिशियली क्या डू यू थिंक इट वाज फ्लॉड? द आइडिया वाज फ्लॉड फ्रॉम द बिगिनिंग? देखिए, रीजनिंग तो थी, देयर वाज एक्चुअल फियर ऑफ हिंदू डोमिनेशन। आई डोंट थिंक दैट वाज एन अननेचुरल फियर। मसला ये था कि पाकिस्तान जहां बनना चाहिए था वहां बन नहीं सकता था। जहां बनना चाहिए था, हाँ, अब वो कहाँ बनना चाहिए था, वो देखिए एक बड़ी सिंपल सी बात है। There were two elections before the creation of Pakistan and India, 1937 में और 1946 में। दोनों इलेक्शंस में आप देखें कि द मुस्लिम लीग even in 37 won seats in areas where Muslims are in a minority. Because अगर आप minority हैं तो you are afraid of the majority. मगर जब आप majority हैं तो how can you be afraid of the minority? ठीक है, आप देखें आखिरी लम्हे तक till the creation of Pakistan, जो अब पख्तूनख्वा जिसको हम बोलते हैं नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस था, तब वहां कभी भी मुस्लिम लीग की गवर्नमेंट मतलब बनी थी थोड़ी देर के लिए, बट वो भी अंग्रेजों ने फोर्सिबली बनाई। वहां पे सिर्फ थी गांधी की। हाँ, मगर वो थी बादशाह खान की गवर्नमेंट थी, उनके भाई की, और वो इसलिए क्योंकि द फ्रंटियर हैड 93% मुस्लिम्स। अब व्हाई वुड 93% मुस्लिम्स फियर 7% हिंदूज एंड 6? There is no reason to fear. ठीक है, सो जहां पाकिस्तान बन सकता था, जो हाँ मुस्लिम मेजॉरिटी थी, वहां फियर ऑफ हिंदू नहीं था। जहां फियर ऑफ हिंदू था बिकॉज मुस्लिम्स वर इन माइनॉरिटी, वहां पाकिस्तान बन नहीं सकता था। तो आपकी ये भी एक इंटरनल कॉन्ट्रडिक्शन है। और अगर आप नोट करें कि जब पाकिस्तान बना, और ये मैं अपनी जब क्लासेस पढ़ाता हूँ तो बच्चों को बताता हूँ कि पाकिस्तान की पहली कैबिनेट आप चेक करें कि लोग इलेक्ट होकर कहाँ से आए थे। जिन्ना साहब वॉज इलेक्टेड फ्रॉम बॉम्बे, लियाकत अली खान साहब वॉज इलेक्टेड फ्रॉम यूपी. So both your Governor General and your Prime Minister were elected from constituencies that could not become part of Pakistan. जी. So and the majority of your जो first cabinet है वो पाकिस्तान की थी ही नहीं. जी. So that is an internal contradiction कि the fear was correct. So the fear of Hindu domination के हिंदू सब तंग करेंगे वगैरह वो ठीक था, मगर मुस्लिम मेजॉरिटी एरियाज में वो फियर हो नहीं सकता ना। सिंध के अंदर 72% मुसलमान थे, ठीक है, तो वो 30% हिंदू से क्यों डरेंगे? देयर वाज नो रीजन फॉर दैट। इन द सेम वे बलूचिस्तान में, पंजाब के अंदर अच्छे हालात थे, बंगाल के अंदर बड़े अच्छे हालात थे, सो देयर वाज नो इशू। मगर माइनॉरिटी जहां मुसलमान थे और वो भी बहुत ज्यादा पॉपुलेशन दी थी, मतलब मिलियंस के थे, वहां उनको डर था, इसलिए एक मूवमेंट शुरू हुई। सो इट वाज अ लेजिटिमेट फियर। It was realized not in an area जहां उसको realize होना चाहिए था, और इसलिए वो एक contradiction है। इसलिए तो देखें ना, हमने पाकिस्तान का पहला इलेक्शन ही 1970 में कराया पूरे मुल्क में, उस इलेक्शन के रिजल्ट में आपका मुल्क टूट गया बिकॉज हमने कहा ये क्या मजाक किया, मतलब ऐसा रिजल्ट तो नहीं आना चाहिए ना जो पसंद ना हो। अच्छा, अगर रिजल्ट पसंद ना आए तो हम मुल्क तोड़ देंगे। यूजुअली हम यही करते हैं। अच्छा, ये हमारा पुराना वतीरा है। वो पुराना है। सो द पॉइंट इज कि जिस तरह से पाकिस्तान बना, वो इतनी कॉन्ट्रडिक्शंस थी कि it would have been an amazing case study अगर ये successful हो जाता। क्या जिन्ना साहब इन कॉन्ट्रडिक्शन से वाकिफ थे? I mean, he told us कि भी he had a moth-eaten Pakistan, खोटे सिक्के, बेस कॉइन्स, ज़्यादा खुश तो नहीं थे पाकिस्तान से। देखिए, मतलब Aisha Jalal is very right in saying Jinnah was a sole spokesman, because if and that's again another big problem and a big difference। इंडिया पाकिस्तान का कंपैरिजन करते हैं, आपने भी कहा कि इंडिया किस तर्ज पे चला। कांग्रेस पार्टी जो थी ना, that was a coalition of different groups. So on the one side you had the idealist Nehru, on the other side you had Sardar Patel, who was a Hindutva guy. On the one side you had Gandhi, that was kind of a mix of both. Then you had Abdul Kalam Azad, who was a Muslim nationalist. Then you had other kinds of people. So it was a mixture, a variety of people. And there was no one there जो कि इतना ऊपर था कि नीचे गैप बहुत ज़्यादा हो. Even though Gandhi was the Mahatma, but he was the Mahatma from a distance. मतलब he wasn't involved in the running of the party.
ठीक है, कभी भी नहीं। बल्कि बड़े मजे की बात है, बहुत कम लोगों को पता है कि गांधी नेवर बिकेम द प्रेसिडेंट ऑफ द कांग्रेस, जी सो ही वाज नेवर रन द पार्टी इटसेल्फ, ठीक है। यहाँ क्या था, इट वाज जिन्ना एंड बहुत बड़ी फॉल के बाद लियाकत अली खान, nothing in the middle. nothing in the middle. So whatever Jinnah did, there was no one else to help him, there was no one else with him. वो एक बड़ा इंटरेस्टिंग इंसिडेंट है, मैंने एक जगह पढ़ा था कि जी लियाकत अली खान साहब वजीर आजम पाकिस्तान के थे, वो बड़े एक दिन खुश घर वापस आए, तो उनकी बेगम ने पूछा आपने खुश क्यों है जिन्ना साहब से मिलकर, उन्होंने कहा टुडे ही कॉल्ड मी अ फ्रेंड। Oh dear वो God. तो किसी को फ्रेंड भी नहीं बोलते थे, ठीक है। सो देयर वाज अ ह्यूज गैप बिटवीन जिन्ना एंड द रेस्ट ऑफ देम। सो आफ्टर जिन्ना एवरीवन वाज क्लूलेस कि करना क्या है। अब Jinnah also one must understand कि Jinnah was a very westernized specific kind of a Muslim, ठीक है। उनको तो यहाँ तक नहीं पता था कि मतलब देखें ना, उर्दू उनको नहीं आती थी, so he was either fluent in Gujarati or English, right? He wore western clothes, सिर्फ local audiences को खुश करने के लिए उन्होंने शेरवानी पहनना शुरू कर दी थी, you know, was not really a practicing Muslim, all these other kinds of things. And Jinnah actually thought that if he can get away with it, he could, because again a successful politician is who gets away with it. Right. So उनका प्लान था कि ये मैं मुल्क चला लूंगा। The only sad thing is कि वो साल बाद फौत हो गए, और फिर क्योंकि गैप इतना ज्यादा था, no one really understood कि what he was about and what he understood to be the country should be. Right. So that's the thing. अब every politician is full of contradictions. You know, Jinnah साहब ने एक साइड पे कुछ कह रहे हैं, एक साइड पे कुछ कह रहे हैं. There were contradictions in him. There were internal contradictions in his speeches. मगर that is, देखे ना, नेहरू का भी था, ठीक है, गांधी का भी था, ठीक है। The point is कि उन contradictions के साथ मुल्क आगे चल सकता है कि नहीं। There was enough in the Congress bouquet that वो contradictions के साथ भी चल गया, और यहाँ ये था क्योंकि वो contradiction एक ही बंदे की थी, वो जब ड्रॉप हुई तो वो एक्सट्रीम साइड पे जाना शुरू हो गया, and then things began to unravel in Pakistan. सब एक्सट्रीम साइड्स पे तो कह रहे हैं जो आजकल इंडिया भी जा रहा है। मुझे कुछ रिपोर्ट्स आ रही हैं जी कि कुछ हमारे हीरोज जिनको हमें पाकिस्तान में बता कहते हैं हीरोज हैं, फॉर इंस्टेंस मुगल्स, दे नाउ बीइंग सीन और बीइंग टोल्ड कि भाई इन्वेडर्स एंड यू नो फॉरेन अटैकर्स और इस किस्म की चीज़। किसी ज़माने में मुगल्स इंडिया की बुक्स में भी होते थे, उनके बारे में डिस्कशंस भी होती थी, मगर अब उनका पर्सपेक्टिव इंडिया में भी बदल रहा है, पाकिस्तान में शायद बदल रहा है। इज दैट अ ट्रेंड यू सी इन हिस्ट्री? आर दे बीइंग रीवैल्यूएटेड? अक्सर आई जोक दिस विद माय फ्रेंड्स कि इवन दो पीपल थिंक कि हिस्ट्री इज अ बोरिंग सब्जेक्ट एंड इट्स नॉट रेलेवेंट, मैं कहता हूं जंगें हम ही कराते हैं, बिकॉज कभी किसी का एक गलत लेबोरेटरी एक्सपेरिमेंट के ऊपर जंग नहीं हुई, या कभी आप ये नहीं बोलेंगे कि जी आपने दो केमिकल्स गलत मिक्स किए हैं तो इसके ऊपर लोग टेक्स्ट बुक्स फाड़ देंगे या कुछ कर देगा। ये सिर्फ तारीख के ऊपर ही होता है, ठीक है। When people disagree on history, people get out on the streets and fight and get really angry. So I always find it fascinating कि people think it's boring and useless, मगर लड़ाई सारी इसी के ऊपर है, ठीक है। तो अब ये क्या है कि मुगल्स हैं क्या चीज है। दिस इज समथिंग जो आज हो रहा है ना, दिस इज समथिंग दैट द मुस्लिम माइनॉरिटी प्रोविंसेस फियर्ड, I see. कि एक हिंदू नेशनलिस्ट फेज आएगा। Why did they fear that? Because of course a lot of things that were done to Hindus were bad, ठीक है। काफी ज्यादा टेम्पल्स काफी ज्यादा मुस्लिम्स ने तोड़े और वो सब कुछ हुआ, एंड इस्लाम का नाम उन्होंने इस्तेमाल किया वगैरह, एंड अ लॉट ऑफ दैट वाज एक हिंदू रिवाइवलिज्म जो है जो 19th सेंचुरी में शुरू हुआ, वो इस बेसिस पे शुरू हुआ कि मुसलमानों ने हमारे साथ बड़ी ज्यादती की है, ठीक है। मगर ये बात सच पे तो मबनी है to an extent देखे ना, it's always a mixed bag. हम भूल जाते हैं। सो फॉर एग्जाम्पल आई गिव यू द अदर साइड ऑफ द कॉइन। पाकिस्तान में जी कहते हैं कि जी महमूद गजनवी इतना जबरदस्त था और ये था वो था। ही वाज एन इन्वेडर दैट डिस्ट्रॉयड लाहौर आल्सो, एंड ऑल प्लेसेस। हाँ, और हम कहते नहीं जी बड़ा वो इस्लाम का सिपाही वगैरह था। हम ये भूल जाते हैं कि जब उसने मुल्तान पे हमला किया, व्हिच वाज रूल्ड बाय अ मुस्लिम, उसका जो मेन जनरल था वो हिंदू था, ठीक है। सो इट्स अ मिक्स थिंग। हम ये भूल जाते हैं कि मनसबदार, हाई रैंकिंग मनसबदार औरंगजेब के जमाने में, हु डिडंट लाइक हिंदूज मच, औरंगजेब के जमाने में हिंदू मनसबदार ज्यादा हो गए थे, अच्छा, एज कंपेयर टू जहांगीर या अकबर के टाइम। इज दैट द होल नॉर्थ इंडिया, साउथ इंडिया के वहां से रिक्रूट हो रहे थे? वहां से रिक्रूट। फिर देखिए औरंगजेब की जो मेन बैटल्स थी वो अगेंस्ट शियाज थी शुरू में जी। हम ये भी भूल जाते हैं कि इवन व्हेन द होल कैंपेन अगेंस्ट सिख्स बिगैन, इट बिगैन विद द आइडिया कि ये भटके हुए मुसलमान हैं जी। मगर औरंगजेब और सिख्स के साथ तो बड़ी बहुत ज्यादा की, बिकॉज़ उन्होंने कहा ना कि ये इस्लाम से दूर लेके जा रहे हैं लोगों को। सो इट्स अ मिक्स्ड बैग। इट्स मतलब कल अगर शियाज बोलते हैं जी हमारे सारे सुन्नी हमेशा से खिलाफ रहे हैं, तो ऑफ कोर्स रहे हैं, जंगें हुई हैं शिया सुन्नी, बट इट इज ऑलवेज काइंड ऑफ अ मिक्स्ड बैग। दे हैव बीन इन्वॉल्वड, मतलब देखे ना, जहांगीर्स मदर वाज अ हिंदू, राइट, so is that being anti-Hindu? No, of course not. So it was kind of a mixed bag. Why is this thing happening? Because Hindutva is an ideology that wants to reimagine the past in a particular manner. I see. ठीक है, वो एक उसको कहते, वो एक historical archaeological
इनिशिएटिव है कि हमने ना पीछे ढूंढते जाना है। मतलब देखे ना वो मतलब अभी जो बाबरी मॉस्क का हुआ तो मैं किसी को कह रहा था कि ठीक है अगर उसके नीचे राम मंदिर है, राम मंदिर के नीचे खोदे तो एक बुद्धिस्ट कोई चीज मिलेगी, ठीक है, बुद्धिस्ट के नीचे खोद के देखें कोई और चीज निकलेगी, तो खोदते जाएं फिर आप, खोदते जाएं, यू नो। बट वो है कि हिंदुत्व इज अ पॉलिटिकल आइडियोलॉजी लाइक यू नो नाजीज्म और नेशनल सोशलिज्म थी ऑन दिस आइडिया ऑफ प्योरिटी। अब वो आइडिया ऑफ प्योरिटी, तो वो उनके आर्ग्यूमेंट क्या है कि एनीथिंग दैट डिसरप्ट्स दैट प्योरिटी, बी इट मुस्लिम्स, बी इट क्रिश्चियंस, बी इट डिविएंट हिंदूज फॉर दैट मैटर, ठीक है। हिंदुत्व के अंदर तो उन्होंने ये बड़ी इंटरेस्टिंग है कि हिंदुइज्म एज अ कॉन्सेप्ट, यू नो, एंड अगेन इट्स क्वाइट अम्यूजिंग कि दे एक्सेप्ट सम वेस्टर्न थिंग्स एंड अदर्स डोंट। We all know कि the word Hindu is even a Western coinage, जी, सनातन धर्म को उसी हाँ, तो वो जो है वो जो टाइटल्स वगैरह है ये सारे लेटर है। अब उसी को ये हार्डनेस करके कह रहे नहीं 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 ये तो सारा एक ही था, ये लोग सारे बाहर से आए। वेल आपस में भी ये एक दूसरे के खिलाफ थे। क्या कभी जो राजपूत है उन्होंने मराठास के खिलाफ जंग नहीं की, या कभी मराठास ने गोलकोंडा पे हमला नहीं किया? तो वो भी कहना वो भी तो बीच में हिंदू ही है ना। सो इट्स अ स्पेसिफिक ideology that mixes a bit of religion, a bit of race, a bit of eugenics to a certain extent, और फिर उससे ये develop होके So this is very strange new information for me. मुझे बताइए खुल के कि is Hindutva rising as a part of identity politics, or is this more than that? देखिए इट्स अ लॉट ऑफ दिस इज लेयर्स, मतलब काफी ज्यादा, मतलब इट्स लाइक दैट, यू नो, अ वेरी लेयर्ड काइंड ऑफ स्ट्रैटेजी। एक तो ये कि एक पुराने जमाने में एक कॉन्सेप्ट हुआ करता था, अब तो आई थिंक इट्स पॉलिटिकली इनकरेक्ट टू से, बट नेहरू के टाइम पे इट वाज यूज्ड क्वाइट अ लॉट कि द हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ, व्हिच वाज अंडरस्टूड कि जी हिंदूज आर वेरी स्लो इन ग्रोइंग, मतलब इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, तो इसलिए इंडिया की जो स्लो है ना वो इकोनॉमिक ग्रोथ है, ठीक है। सो दैट क्रिएट्स अ काइंड ऑफ अ कॉम्प्लेक्स, I see. And that created kind of a Hindu complex. अब जब complex आता है ना, again मतलब sadly Germany is a good example for it, but it's but of course Nazism and you know Hindutva are not exactly the same. मगर ये strange direction. हाँ मगर ये कि वो similarity जो है ना वो the way it mentally works it's very similar. तो देखिए नाजिज्म कैसे आया, वो इसलिए आया कि उन्होंने कहा कि जी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हम हारे नहीं थे, ये सारे 2 नंबर जूस थे, इनकी वजह से हम हार गए हैं, अगर हम इनको मार देंगे ना तो we'll again be the best thing in the world. See, that was the main thing, ठीक है, even though they did actually lose, right? इसीलिए 1945 में Allied powers ensured कि बर्लिन ऑक्यूपाई करे ताकि शो करे कि आप लोग हारे हैं, and that was one of the main things because पहले ऑक्यूपेशन कहीं नहीं हुई थी and the impression went कि they have not been defeated. So यहाँ वही उन्होंने स्ट्रैटेजी की कि हम तो बड़े जबरदस्त थे, ये लोग आए और इन्होंने हमें खराब किया, so if they remain then till that time we will not succeed. और ये जो हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ है ये सिर्फ मुसलमानों के रहने की वजह से है। सो वो जो स्केपगोट है ना वो बनाना है, वो एक और एक बड़ा एसेंशियल है कि इफ अ सोसाइटी इजंट ग्रोइंग एंड इफ यू फाइंड अ स्केपगोट देयर देन दैट बिकम्स द मेन योर आइडेंटिटी, ठीक है, hating the scapegoat, hating the scapegoat. अच्छा इसका एक बड़ा इंटरेस्टिंग, मतलब आई नो इट्स अ साइड थिंग बट दिस कनेक्ट्स यू टू योर फर्स्ट क्वेश्चन, दिस आल्सो कनेक्ट्स टू पाकिस्तान। पाकिस्तान जब बना था ना तो उसकी सेल्फ आइडेंटिटी कोई नहीं थी, और इसके मैंने एक दफा एक आर्टिकल भी लिखा था कि पाकिस्तान की सेल्फ आइडेंटिटी है नॉट इंडिया, कि हम वो नहीं है, आप खुद किया ये हमें नहीं पता था, बस हम वो नहीं है। तो अब दैट इज इंडिया हैज फ्रेम्ड दैट इन द अदर वे कि ये खराब है, ये अगर चले जाएंगे ना तो सब कुछ अच्छा हो जाएगा। अब मसला इंडिया में है कि हिंदूज आर नॉट 99% ऑफ द पॉपुलेशन और 96 ऑफ द पॉपुलेशन, देयर आर लेस देन 80% नाउ। तो आपकी जो 20% आबादी है वो तो हिंदू नहीं है, इट्स टू बिग ऑफ अ पॉपुलेशन, इट्स 250 मिलियन पीपल, यू कांट एलिमिनेट 250 मिलियन पीपल। अच्छा बिकॉज यू कांट एलिमिनेट देम, मतलब जूस की तरह तो नहीं कि 5-6 मिलियन आप मार दें, 250 मिलियन को आप कैसे मारेंगे, और 250 मिलियन को आप गेटोज में भी नहीं डाल सकते, 250 मिलियन के साथ आपका रोज मिलना पड़ेगा, कहीं ना कहीं इंटरेक्शन होगा, एंड बिकॉज ऑफ दैट your policy will not succeed and you will keep getting extreme and extreme and extreme and extreme. So therefore India में हर थोड़ी देर के बाद हमें कहानी कुछ आ जाती है। अभी कुछ देर पहले मैं देख रहा था टीवी के ऊपर ही कि जी एक हरियाणा के अंदर एक बीजेपी का बंदा था, वो कह रहा था कि अपना जो ठेले वगैरह लगाए हुए हैं वहाँ जी लिखे आप मुसलमान है कि हिंदू हैं, क्या है, बिकॉज वो समझ नहीं आ रही ना, आपने वो लाइन्स ऑफ सेपरेशन ड्रॉ करनी है पर वो इतने ज्यादा आप कहाँ कैसे ड्रॉ करेंगे, ठीक है। सो इट्स गेटिंग वेरी अनोइंग। अभी बाबरी मॉस्क तो आपने सेटल कर लिया, अब आप हर जगह, अभी कल वो कह रहे थे कि जी अजमेर की दरगाह के नीचे भी कोई ना कोई मंदिर होगा, you know, so because it's becoming desperate because you can't really do anything, it's a large enough population and that leads to more extreme versions. Achha, that also leads and here is a very interesting point,
दैट ऑल्सो लीड्स, और ये पाकिस्तान के साथ क्लियरली रिलेटेड है, जो मैं पहले वो इस्लाम का कह रहा था, अगर आपने हिंदुत्व चलाना है ना, जी। यू हैव टू हेट सम हिंदूज ऑल्सो. वो कैसे हो सकता है? आप हिंदुत्व चला रहे हैं तो यू हैव टू लव ऑल हिंदूज. नो, बिकॉज यही है ना कि अब वो पाकिस्तान वाला है ना कि अगर आप इस्लाम के बेसिस पे कर रहे हैं तो आपको कोई मुस्लिम्स भी तो हेट करने हैं ना. अदर चाहिए कि अगर ये भी ना होते ना तो हम और बेहतर होते हैं. आई विल गिव यू अ वेरी सिंपल एग्जांपल. अभी साल दो पहले जो इंडियन पार्लियामेंट है उसके सामने जो सड़क है जनपथ, उसका नाम इन्होंने चेंज करके कर्तव्य पथ रखा. अच्छा, अब जनपथ मीन्स द पीपल्स वे, राइट, और कर्तव्य पथ इज ड्यूटीज वे. And the tweet by Prime Minister Modi was कि now we have changed the colonial name. अच्छा, मैं बड़ा हैरान हुआ. मैंने कहा है colonial name? ये तो नेहरू ने नाम दिया था, उससे पहले तो पीपल्स वेज का मतलब इंग्लिश में नाम था. तो मैंने किसी साहब से पूछा इंडिया में जो बीजेपी में थे, मैंने कहा ये कलोनियल मतलब गलत तो नहीं लिख दिया? उन्होंने कहा नहीं, ठीक रखा है. वो अंग्रेज हो चलेगी, कलोनियल तो नेहरू है. नेहरू colonial because now their argument is, and that's very cleverly done, that the real colonial were not the British, were people like Nehru who were technically Hindus but were actually anti-Hindu, and because of them we are in this state. और अब it's become so brilliant. अगर आप कुछ ऑनलाइन देखें और उनके पास काफी पढ़े लिखे लोग भी हैं, अब एक नया इंडिया में ट्रेंड चल रहा है कि नेहरू एंड गांधी had nothing to do with the independence of India. You can see talks by people with PhDs arguing that. So they are rewriting the whole thing and they are saying कि जो सारा जो हिंदूज के मसाइल है वो मुसलमान भी हैं, मगर ये इंटरनल जो है ना, इंटरनल ये फिफ्थ कॉलमनिस्ट जो है वो, देखिए पाकिस्तान में तो हम शुरू से सुनते हैं ना फिफ्थ कॉलमनिस्ट के बारे में, जिन पे शक है वगैरह, कभी किसी अहमदी को बोल देते हैं, कभी किसी और को बोल देते हैं. वो उन्होंने भी अब बनाने शुरू कर दी, और बड़े मजे से इन्होंने नेहरू गांधी से शुरू किया. इन्होंने कहा ये दो लोग ना होते ना तो हिंदुओं की हालत बहुत बेहतर होनी थी, और ये आस्तीन के सांप जो हमारे हैं. सो इट इज वेरी इंटरेस्टिंग. अगेन एनी लोग कहते हैं ना, वो लोग मुस्लिम आइडियोलॉजी बात है, एनी आइडियोलॉजी फॉर दैट मैटर. अब देखें ना, आप हिंदूज भी वही कर रहे हैं, और इसलिए जब इंडिया में लोग कहते हैं आप लोग रिएक्टिव क्यों हैं, कहते हैं हम गुजर चुके हैं ना, हम कर चुके हैं ये सारा. आप लोग अभी कर रहे हैं. वी कैन सी हाउ दिस इज डेवलपिंग, बिकॉज दे आर ऑल्सो नॉट नाउ टॉकिंग अबाउट कि ठीक अच्छा हिंदू कौन सा है. Is that the same thing जो ज़ियाद और ने हम पूछे था, सब अच्छा मुसलमान कौन सा है? तो वो सेम लाइंस वही है कि हम जरा स्लो ऐसा वहां तक पहुंचे, वो फास्ट ट्रैक पे चले गए. उन्होंने जो हमने 70 साल में खराबियां की है वो चाह रहे हैं कि 10-15 साल में कर लें, बट वो भी उसी रास्ते पे. बिकॉज अगेन द कोर आइडेंटिटी का वो मसला ना कि अगर आपने एक रिलीजन बेस्ड आइडेंटिटी रखी है तो वो एक्सक्लूजनरी ही बनेगी, और वो सिर्फ तब थ्राइव करेगी जब वो अगेंस्ट द अदर टकराएगी. आपके ख्याल में एंटी इस्लाम नैरेटिव बढ़ गया है पाकिस्तान इंडिया से? अब बहुत ज्यादा इंडिया में अब एंटी इस्लामिज्म है, एंटी एनीथिंग हिंदू है एक्चुअली. Anti anything Hindu, so anti-Christian. देखे इंडिया में, if again people forget, in 1 year they attacked as many churches, they killed as many people, जो कि मेरे ख्याल में पाकिस्तानी पूरी तारीख को मिला दे तो इतने बंदे नहीं मरे होंगे. सब जड़ा वाला में हमने बहुत बुरा किया है, मगर उन सबको ऐड कर ले. और मजे की बात है, मैंने ऐड करके मैथमेटिक्स किया था, इंडिया में वो 2-3 महीने में वो क्रॉस कर देते हैं. So that's what I'm saying ना, we have done it, we've been doing it for 70 years. इंडिया स्पीडों में लगा हुआ है कि पाकिस्तान के साथ वो इक्वलाइज हो जाए कि हाउ दे ट्रीट देयर माइनॉरिटीज, और बड़ी जल्दी कर रहे हैं. देखें ना, अब क्या इंडिया में वो बुलडोजर जस्टिस के बारे में आपने सुना होगा कि अगर कोई नॉन हिंदू कुछ बोल देता है गवर्नमेंट की अगेंस्ट, तो जी घर अचानक ही पता चलता है कि ये घर इलीगल है, एंड बुलडोजर कम्स एंड रन्स इट डाउन. सो दे आर ऑन अ फास्ट ट्रैक द वे दे ट्रीट देयर माइनॉरिटीज. एंड अगेन दैट डज नॉट मीन कि 250 मिलियन में हर माइनॉरिटी के साथ कुछ बुराई हो रही है. ऑफ कोर्स सम आर कोऑप्टेड, सम आरंट वगैरह, मगर क्या चीज है, सेंस ऑफ फियर उन्होंने डेवलप अप कर दिया. इफ यू आर अ क्रिश्चियन, इफ यू आर अ Muslim, if you are even a Sikh now, there is a sense of fear कि भाई I need to be careful when I speak to a Hindu because I could get in trouble. Right. And enough have gotten in trouble for that fear to be real. बहुत ज़्यादा मेरे हिंदू दोस्त है कहते नहीं देखे ना, हमारे इलाके में कोई मसला नहीं है. Doesn't really make a difference. I'll give you an example. औरंगजेब ने 5 टेम्पल्स गिराए थे, आज तक लोग उसी को याद कर रहे हैं. बहुत ज़्यादा टेम्पल्स बनाए भी, मगर the impression of those 5 temples 300 years down the line, Hindus remember. They do not remember जितने साथ उसने बनाए. मगर साहब हिंदू से ये भी कहते हैं और में thousands of temples गिराए थे. उसने बहुत वो तो अब वो क्लेम करना चाहें तो आप कहते हैं कोई टेम्पल रहा नहीं था, मगर अगेन इफ दैट इज ट्रू, फिर टेम्पल्स आपके 300 साल से पुराने हो नहीं सकते ना. You're right. मगर चूंकि there are thousands of temples which are hundreds of years old, that means कि सारे नहीं गिराए ना. कुछ गिराए थे जिनका जो काशी वगैरह के है उनका इंप्रेशन वो यही है ना कि आपने एक टेम्पल भी गिराया ना,
उसका एक मेंटल इम्पैक्ट पता है। अब देखिए बाबरी मॉस्क जब गिरा था, इट वाज वन मॉस्क, राइट? मगर डिड दैट नॉट क्रिएट फियर एंड पैनिक अमंग्स मुस्लिम्स इन इंडिया एंड पाकिस्तान? इट जस्ट डिड, यू नो, चाहे आपने एक गिराया, वो आप एक सिग्नलिंग, इट इज कॉल्ड सिग्नलिंग, आपने सिग्नल किया है कि वी कैन डू दिस एल्सवेयर टू, सो बिहेव, एंड देन पीपल सेल्फ सेंसर करके अपना खुद बिहेव करना शुरू कर देते हैं, रिस्ट्रिक्ट हो जाते हैं कि हाँ भी हमने नहीं ये करना, you know, and that's the line that is going on. Are you justifying what Aurangzeb did? Justifying to nahi. I think Aurangzeb, of course, was a politician. Aurangzeb, I think, destroyed the Mughal Empire by taking a fight with everyone. जी, you know, 30 साल साउथ में लड़ता रहा। हाँ, वो साउथ में लड़ता रहा, ज्यादातर तो वो मुसलमानों के खिलाफ ही लड़ता रहा, and I think he unraveled what his grandfather and great grandfather had built, because they realized that the only way to run India is to have a very, and again I would not like to use the word secular, because I think हम Western understanding करते हैं, जो नेहरू की understanding थी of secular, कि we are religious but we don't prefer a religion. I think that's the way of looking at it, and Nehru was very right कि the only way to run India is that, जो अकबर जहांगीर वगैरह का concept था कि हम मल्टी रिलीजियस है, बिकॉज हमारा वो अक्सर व्हेन यू यूज द वर्ड सेक्युलर, और उर्दू में उसकी जो गलत ट्रांसलेशन है वो फ्रेंच वर्जन की है, लादीनियत। वो लादीनियत नहीं है, वो ये है कि दीन है और हर एक का है, एंड वी आर फाइन विद ऑल ऑफ देम। तो वो लादीनियत नहीं है, यू डोंट लीव इट, यू एक्सेप्ट ऑल ऑफ देम एज इक्वली फाइन, एंड दैट इज द वे टू गो ऑन। बिकॉज देखे ना, अकबर जहांगीर वगैरह ने, मतलब जहांगीर वॉज अ ड्रग एडिक्ट एंड एन अल्कोहलिक, बट ही रूल्ड फॉर सो लॉन्ग बिकॉज you know he knew how to do it, right. You know, उसके बेटे ने जरा थोड़ा सा जिजिया लाने की कोशिश की वगैरह, there was a reaction against it, औरंगजेब ने तो full fledged war हर एक के साथ impose कर दिया था, you know, and so that led to the fall of the empire and unraveling of it, because he just didn't get how to rule properly, and he was there for 50 years. उसमें इतना कुछ डेवलप हो सकता था, उससे तो रिग्रेसिव साइड पे चला गया। ये बात आपकी सही है सर। एक सवाल आपसे बड़ा जरूरी पूछना है, अभी आपने बड़ा लताड़ा है इंडिया को ऑन ट्रीटमेंट ऑफ माइनॉरिटीज, व्हाट अबाउट पाकिस्तान ने शियास के साथ, अहमदीज के साथ, क्रिश्चियंस के साथ, जो बाकी माइनॉरिटीज, इनफैक्ट सिंध में तो फोर्स कन्वर्जन्स जो हिंदू वुमेन के साथ हो रहा है, हाउ डू यू जज पाकिस्तान ऑन दैट? मैं तो ये कह रहा हूँ ना, पाकिस्तान तो शुरू से नहीं अच्छा था। हमने बड़ी क्लियर कहानी शुरू में रखी हुई थी कि आप सेकंड क्लास ही है। अच्छा, ठीक है, हमने तो बड़ा क्लियर है। इंडिया तो अब फास्ट ट्रैक पे आके वहीं पहुंच गया है, सैडली। पाकिस्तान वाज ऑन अ फास्ट ट्रैक, बिकॉज अगेन जो मैंने पहले बात की कि देयर इज एन इंटरनल, वो मुझे हमेशा वो याद आती है बात कि जब ये ऑब्जेक्टिव्स रेजोल्यूशन डिस्कस हो रही थी, तो हिंदू मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट सेड कि हमें तो इस्लाम की ही नहीं समझ, क्योंकि आपने कहा हर कानून इस्लाम की रूह से देखा जाएगा, तो हमें तो हम मुसलमान नहीं है ना, तो हमें क्या पता। और इसका मतलब है वी आर ऑटोमेटिकली एक्सक्लूडेड फ्रॉम इवन द डिस्कशन ऑफ इट, बिकॉज यू जस्ट डोंट नो, यू नो। सो दैट मीन्स हमने पहले ही 2 सालों में हमने 20% आबादी को, 25% को, अगर आप क्रिश्चियंस वगैरह सारे इंक्लूड करें, 20 से 25% आबादी को एक्सक्लूड कर दिया, एंड दैट एक्सक्लूजन स्टिल रिमेन्स। सब वो एक्सक्लूजन बढ़नी जा रही है, हम काफिर से काफिर बनाई जा रहे हैं, शिया फिर हम वो तंग आ गए थे ना, जब हिंदू सारे चले गए, फिर हमने कहा नया ढूंढ लेते हैं। पहले अहमदी मिल गए, फिर अहमदी को फारिग कर दिया, फिर शिया मिल गए। अब वो शियाज आगे से रिएक्ट करते हैं तो जरा सुन्नीस घबरा जाते हैं, फिर उन्होंने कहा बरेलवी को अटैक करना शुरू करते हैं, बरेलवी भी फाइट बैक कर रहे हैं। तो आई थिंक देवबंदीज को नया ढूंढना पड़ेगा, बिकॉज अब सब पे तो कर लिया अटैक। ये जो मुझे बताया जा रहा है कि पाराचनार में कोई लैंड का मसला हो रहा है, साथ में कोई ये भी कह रहा है कि शिया सुन्नी का मसला हो रहा है, व्हाट्स द ट्रूथ देयर? इज इट शिया सुन्नी, इज इट जस्ट लैंड, या कोई हिस्टोरिकल मसला चल रहा है वहां पे? देखिए, अ लॉट ऑफ द टाइम्स it's not simply religion, it is layers of land dispute, it is other issues about property, you know, क्या कहते हैं, राइट ऑफ ग्रेजिंग वगैरह के ऊपर बहुत झगड़ा हो जाता है कि जी कहाँ किसके एनिमल्स जाके ग्रेज कर सकते हैं, पानी के एक्सेस के ऊपर झगड़ा हो जाता है। बट देन अगेन उसके जो लेयर्स हैं वो फिर आपके जो बिकॉज हमने वायलेंस इन द नेम ऑफ रिलीजन एक्सेप्टेबल बना दिया। ये वायलेंस इन द नेम ऑफ रिलीजन एक्सेप्टेबल है पाकिस्तान? एक्सेप्टेबल है ना। देखिए, अगर आपका लैंड का डिस्प्यूट है ना, तो 5000 बंदा कभी बाहर नहीं निकलेगा। अगर आप उसको रिलीजियस बना देंगे तो निकल आएगा। जड़ावाला में भी क्या हुआ था, देयर वाज अ डिस्प्यूट ओवर समथिंग एल्स, एक और कहानी शुरू हुई और ये आ गया। बल्कि मैंने तो थोड़ा बहुत काम भी किया हुआ है, इवन विद द जड़ावाला, आई थिंक HRCP की रिपोर्ट भी मैंने लिखी थी। बाकी भी आप इंसिडेंट्स देखें, द initial question is always something else, but you give it a religious color. Why? Because you don't want anyone to be caught and sentenced at the end. Because आपने कहा कि ये तो रिलीजन के लिए कर रहा था ना, पर्सनल गेन के लिए फैसला कर ले कि जो आग लगाएगा उसको हम पहले ही लपेट के छोड़ देंगे। हाँ, so that has become just a pattern, and whoever does it knows how it's stuck now. So they will say कि जी मैंने तो मजहब की बुनियाद पे किया था। अच्छा, सच नहीं है, really
कोर्ट बोलेगा नहीं नहीं इनको आप छोड़ दे. इसीलिए आज तक इन अटैक्स के अंदर एंड इवन इन पाचनार यू विल सी हाउ मेनी पीपल विल गेट अ सजा फॉर व्हाट दे हैव डन. दे जस्ट वोंट. और ये हमने हर एक के खिलाफ पैटर्न ऐसे ही शुरू किया हुआ है कि जी हमने तो जी मजहब के लिए किया था, क्योंकि कौन जज बोलेगा कि मजहब के लिए किया और गलत किया. सब इंडिया से क्रिटिसिज्म आता रहता है हम पे कि जी वी आर टू इस्लामिक. इज दैट ट्रू? इज पाकिस्तान टू इस्लामिक? Well, since 80s it has become too Islamic. हमने हर चीज को इस्लामिक टच देना शुरू कर दिया. हमने हर चीज वो हाँ to quote the famous quote of PTI कि जरा इस्लामिक टच दे. तो वो तो है. देखिए आज अगर कोई बंदा जो कि पाकिस्तान 60s में आया था या इवन 70s में आया था, वो आज आके पाकिस्तान हैरान हो जाएगा कि how conservative we have become. Even normatively normal life के अंदर बहुत ज्यादा एक conservatism बढ़ गया, and it is not a conservatism of the self. It is a public conservatism. क्या मतलब public conservatism? अच्छा, and this is I think an important kind of a distinction to make. Self में ये है कि मैं 5 वक्त नमाजी बन गया हूँ, मैं अल्कोहल नहीं पीता, मैं ये नहीं करता वगैरह. ठीक है, सेल्फ कंजर्वेटिव में आप करें. अब है पब्लिक का मतलब ये है कि पब्लिक डिस्प्ले होगा और पब्लिक कंट्रोल होगा ऑफ इट. Public display and public control. So basically, let's say that there is a woman who wants to, I don't know, wear a mini skirt. In the 60s, no one would have cared. Now you will have people attacking her. So we have people attacking women for wearing halwa on their halwa on their, हाँ. So वो यही है ना कि हम वो पब्लिक वाले पे ज्यादा चले गए. अच्छा, it is completely possible कि वो जो बंदा अटैक कर रहा है वो खुद भी well obviously religious नहीं था, because वो पढ़ा नहीं कि आगे हलवा लिखा हुआ है. मगर that's what I'm saying कि हमारा पब्लिक डिस्प्ले जो है ना वो बढ़ गया है. Right. That has become the center of it. Personal piety, personal चीजें, they have become a secondary thing. They can be as bad and as terrible as possible. मगर ये कि पब्लिक में नहीं होना चाहिए. So आपने जो पब्लिक स्फीयर है ना उसको कंट्रोल करने की पॉलिटिक्स की है. और ये 80s के बाद दैट इज, देखें एक सिंपल सी बात है, वो 80s के अंदर रियाज साहब ने एक कानून निकाला था जी, एहतराम रमजान ऑर्डिनेंस. रमजान में कुछ खाने, हाँ कि आप कुछ खा नहीं सकते. तो पहले रमजान नहीं होता था, 1400 साल तक तो चल गया था उस ऑर्डिनेंस के बगैर. मगर अब आप खाएं तो जी परेशानी है. अभी कोई और खा रहा है, आपको उससे तकलीफ क्या है. पर हमने वो एक बना दी है कहानी कि कोई और खा रहा है तो मुझे इससे तकलीफ होनी चाहिए, which is a very bizarre kind of a concept. मतलब you could be in Arab countries today and still eat during Ramzan. So पाकिस्तान में कोई स्पेशल काइंड के मुसलमान आए हैं कि ये देख के मर जाए. और अगर इतना ईमान कमजोर है तो भाई घर में छुप के बैठ जाएं आप. सर ये एक सवाल है कि पाकिस्तान में क्या वाकई कोई स्पेशल काइंड के मुसलमान आते हैं? पता नहीं हुआ. तो मुझे तो कभी कभी शक होता है. मैंने कुछ बायोटेक के लोगों को कहा कि जेनेटिक्स पे रिसर्च करें. मुझे थोड़ा बहुत शक है कि हमारी जेनेटिक म्यूटेशन आ चुकी है, बिकॉज हमारे इस तरह के मसाइल हैं कि इट एट टाइम्स द माइंड बॉगल्स के इट्स नॉट जस्ट अबाउट रिलीजन, इट्स अबाउट सिविक सेंस. मैं अभी एक सिविक एजुकेशन की क्लास पढ़ाई थी और छोटे छोटे हम उसमें एक्सपेरिमेंट्स कर रहे थे. मतलब हमें सड़क क्रॉस करनी नहीं आती. हम जीब्रा क्रॉसिंग का कॉन्सेप्ट सबको पता है क्या है. सो इट्स नॉट अबाउट एजुकेशन, दे नो इट. बट हर बंदा फ्रॉम द अनएजुकेटेड टू द एजुकेटेड टू द यंग टू द ओल्ड बीच में से सड़क क्रॉस करेगा, चाहे मुझे गाड़ी मार दे, मगर मैंने क्रॉस वहां से करनी है. ओवरहेड ब्रिजेस कोई नहीं इस्तेमाल करेगा. क्या मसला है, क्या चक्कर है? ये तो बात सर एडमिट करनी पड़ेगी दैट आर सिटीजंस ऑफ पाकिस्तान वी नॉट वेरी गुड सिटीजंस. हमें सिटीजनशिप की वैल्यू शायद सिखाई नहीं गई, या हमें सिविल सोसाइटी के अंदर फंक्शन करना सिखाया नहीं गया. परहैप्स वी नीड क्लासेस फॉर दैट. In the meanwhile, sir, there's a question that I need to ask you. India has been seen as a threat by Pakistan. और हमें आजकल ये बताया जा रहा है कि जो बांग्लादेश कह रहा हूँ, जो बलूचिस्तान में हो रहा है वो इंडिया करवा रहा है. और इंडिया कहता है जी कि हम कश्मीर के अंदर टेररिस्ट भेज रहे हैं. हमने भेजना बंद कर दिए हैं या अभी तो कुछ कर रहे हैं? आजकल क्या गर्माइश चल रही है सिचुएशन में? देखिए पहली बात तो ये है कि इफ यू हैव टू कंट्रीज दैट डोंट लाइक ईच अदर, दे वुड लाइक कि दूसरी कंट्री में कोई मसला हो. ठीक है. So it would not makes any sense for India not to support whatever is happening in Balochistan. In the same way, it would not make any sense for Pakistan not to support anything in Kashmir. ये real politics है, and that is how countries function anywhere in the world. ठीक है. तो and I don't really think Indians, well, officially of course deny करेंगे, मगर privately I've spoken to so many Indians and they do admit कि हाँ of course we have connections in Balochistan वगैरह. In the same way Pakistan does in Indian Kashmir too. We don't send them money or ammunition any longer, I think. वरना अगर होता तो वो सिमर ज़्यादा कर रही होती. उनके देखे ना आपने, इंडिया ने ऑक्यूपेशन तो की हुई है ना वहाँ. ठीक है. द केस ऑफ कश्मीर एंड बलूचिस्तान इज नॉट द सेम. मतलब बलूचिस्तान इज अ पार्ट ऑफ पाकिस्तान जहाँ इंसर्जेंसी है, एंड कश्मीर इज लीगली एटलीस्ट is not a part of India जहाँ इंसर्जेंसी है. So एक मिनट, आर्टिकल 370 तो खत्म हो गया अब. हाँ, मगर that does not take away the fact कि ऑक्यूपाई तो किया ना उन्होंने. वो तो इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड एक डिस्प्यूट है, वो कह रहे हैं कि हमने नहीं किया.
मगर वो किया तो हुआ है, Right. ठीक है. और वहाँ जो so all I'm doing is I'm making a distinction between the kind of insurgency in Balochistan and the kind in Kashmir, ठीक है. Right. तो उसका comparison नहीं हो सकता because Balochistan एक मुल्क का हिस्सा है जहाँ हो रही है, वो टेक्निकली उस मुल्क का एटलीस्ट इंटरनेशनल आइज में हिस्सा नहीं है जहाँ इंसर्जेंसी है. और उसका एक फ़र्क भी है बिकॉज when you are fighting against an occupying force, actually you cannot be considered a terrorist because आप resist कर रहे हैं against a foreign occupation, जो कि technically the Kashmiris, are doing. The Kashmiris said they have a legal right to do whatever they're doing. So वो आप उसको मतलब they are two different things. Pakistan of course supports them. I think low level हम थोड़ी बहुत कभी-कभी support कर देते हैं, but I think ever since the Musharraf era, जब हमने फैसला किया कि इसको officially नहीं support करेंगे, at least official support तो नहीं है, वरना आज वो rage कर रही होती. अब इंडिया में बहुत कम कभी-कभी कोई incident हो जाता है, and we dispel the fact in the same way like in Balochistan. Even if India is helping them, local लोग भी तो है ना, वो बेवकूफ तो नहीं वहाँ बैठे हुए ना. They have arms and ammunition. They also have issues. So in the same way, कश्मीरी खुद भी तो rise up करते हैं. And the way India has treated Kashmir since 2019, there are real grievances on the ground. I'm sure they are. आपने उसको एक केज बना के वो रख दिया, आपने उसका statehood खत्म कर दिया. You have split it into two territories. So you yourself, the Indian government has given them enough of a reason to rise up against the country. So terrorism पाकिस्तान से आना कम हो गया है या आउटपुट पाकिस्तान टेररिस्ट कम हो गया है? तकरीबन बंद ही हो गया. हाँ. इसकी वजह ये है कि हमने मदरसों पे कंट्रोल किया है. And also I think we have too many internal issues. मतलब देखें ना, terrorism has affected Pakistan more than India at least, and more than many other countries in the world. We have had more terrorist attacks than most other countries in the world. So हमारे भी तो वो एक मसला है ना. And in that clampdown we've also controlled people going to Kashmir. But as I said earlier, that does not mean कि Kashmiris ने rise up नहीं किया. Kashmiris themselves have not taken the initiative, over which we actually have no control. अगर कल एक कश्मीरी जाके एक इंडियन फौजी को मार देगा तो उसमें पाकिस्तान का क्या कसूर है? मगर इंडिया के लिए बड़ा आसान है कहना जी वो पाकिस्तान ने कराया. मतलब ऐसे तो नहीं होता ना. एक सवाल ये पूछ रहा था कि जब मदरसास बंद करने चाहिए, आप क्या ख्याल है इसके बारे में? देखिए, I'll give you an example. The first time I went to Aligarh in India, Aligarh Muslim University, तो मुझे पता चला कि अलीगढ़ के काफ़ी ज़्यादा बच्चे मदरसा से आते हैं. अच्छा, और वो क्या है कि जी आप सुबह के वक्त 7 से 11 बजे तक मदरसा की तालीम करेंगे, उसके बाद आप नॉर्मल तालीम करेंगे. बल्कि मेरे बड़े अच्छे एक दोस्त हैं, वो भी हार्वर्ड में मेरे साथ थे ऑन अ पोस्ट डॉक. ही वेंट टू अ मदरसा बट ही डिड अ PhD, वेंट टू हार्वर्ड, नाउ इज टीचिंग एट अ यूनिवर्सिटी इन इंडिया. तो ही वेंट टू अ मदरसा टू. हमने क्यों मदरसा का किया हुआ है कि रोट लर्निंग और सिर्फ कुरान और फिकी पढ़ेंगे और सेक्टेरियन कहानियां पढ़ेंगे? हमने मदरसा को ये बनाया है इस तरीके से. यू कैन स्टिल हैव अ मदरसा लाइक इंडिया डज. सी, I think the way Indian Islam has actually developed is fascinating and we should learn from it. Aligarh Muslim University या Osmania University या Jamia Millia, the Muslim run universities in India are better than any university in Pakistan. तो मैं जो पहले जो मसाइल सारे बयान कर रहा था, अगर उन सब मसाइल के बावजूद अलीगढ़ और जामिया की इंटरनेशनल रैंकिंग पाकिस्तान की किसी भी यूनिवर्सिटी की रैंकिंग से बेहतर है, तो इसका मतलब है कि इतनी सारी प्रॉब्लम्स के बाद भी वो हमसे बेहतर है. तो यहाँ कितने हालात खराब हैं? यहाँ तो बहुत ठीक है. फिर आप देखिए, इंडिया में 200 मिलियन 20 करोड़ मुसलमान हैं. शिया सुन्नी क्यों नहीं मारते एक दूसरे को वहां? ठीक है. कादियान वहां है, उनको क्यों इतना मसला नहीं है उनसे? ठीक है. ये यहाँ क्यों है? वहां के क्या मुसलमान नहीं है? अच्छा, फिर आप पता है क्या बोलेंगे, वहां के ठीक वाले मुसलमान नहीं है ना. मतलब फिर ऐसे तो नहीं बात कर सकते. सो वहां भी है, वहां उनके ये मसाइल नहीं है. वहां इंडियन मुस्लिम टेररिस्ट क्यों नहीं बनता जो मदरसे जाता है? यहाँ वाला क्यों बन जाता है? It's a very good question. बिकॉज आपने मदरसे को खराब किया खुद. आप मदरसे को ठीक कर दे, आप मदरसे में मॉडर्न एजुकेशन लेके आए तो कोई मदरसे का इशू नहीं है. यू हैव डेवलप्ड अ स्पेसिफिक पैटर्न ऑफ अ मदरसा टू स्क्रू एवरीवन गोइंग देयर. उसको आप ठीक कर लें. We can also have, in my university, we'd love to have people from madrasas. अगर वही वाला पैटर्न करें जो अलीगढ़ से जो मदरसे में बच्चे आते हैं और साइंस और इंजीनियरिंग में आते हैं, वो मदरसे से पढ़ के आते हैं, दे टॉप इट, दे रियली गुड. मतलब देखें, मेरा अपना एक दोस्त, अगर हार्वर्ड बंदा मदरसे में एजुकेशन करने के बाद पहुंच सकता है, तो पाकिस्तान में उस तरह के मदरसे क्यों नहीं बन सकते अगर इंडिया में बन सकते हैं? I agree, right? Sir, मेरे इंडियन फ्रेंड्स, they keep telling me कि भाई your country, your state is a failed state. within पाकिस्तान एक failed मुल्क है. आप कहाँ स्टैंड करते हैं इस स्टेटमेंट में? देखिए, फेल्ड स्टेट तो एक बड़ा टेक्निकल किस्म की टर्म है जो हम लाइक फॉर प्लेसेस लाइक सोमालिया वगैरह हम यूज करते हैं. इवन अफगानिस्तान वहाँ काइंड ऑफ नहीं पहुंचा उस लेवल तक, तो फेल्ड स्टेट तो नहीं है. येस, इट हैज अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स, येस इट हैज अ लॉट ऑफ कॉम्प्लिकेशंस इन इट, बट द कोर ऑफ पाकिस्तान जो है ना, विदाउट इट बीइंग पाकिस्तान, इज स्ट्रॉन्ग इनफ. आज आप
जो कॉन्स्टिट्यूट यूनिट्स हैं पाकिस्तान के, सिंध, पंजाब, पख्तूनख्वा, बलोचिस्तान, उनकी अपनी आइडेंटिटीज तो है ना, ठीक है, एक सिंधी आइडेंटिटी, पंजाबी, पख्तून, बलोच, दे रिमेन. फेल्ड स्टेट ये है कि एवरीथिंग इज बिगिनिंग टू अनरावल एंड fall apart. Yes, the Pakistani identity is, there are questions on it. It's complicated. Yes, we have got issues with things, but it still goes on. वो मैं एक और कोट करता हूँ. एक जगह पढ़ा था, तो एक स्पेनिश एम्बेसडर थे पाकिस्तान के, तो उनसे किसी ने पूछा कि 70s में, उन्होंने कहा अब तो ईस्ट पाकिस्तान वो टूट गया है, तो आपका क्या ख्याल है, पाकिस्तान का क्या बनेगा? तो उन्होंने कहा कि जी, पाकिस्तान इज अ कंट्री दैट एवरी टाइम इट हिट्स रॉक बॉटम फाइंड्स अ न्यू बॉटम. Oh dear God. So I think that, again, whether at some level it's very hard to say, but I think that sense of perpetual resilience bhi hai yahan. Or yes, there are problems, but the reason it continues to go on is कि वो inbuilt resilience है, और एक basic core है जो अभी तक तबाह नहीं हुआ, अभी तक तो at least नहीं हुआ. And as long as that core remains, I think Pakistan will go on. Of course, the hope is कि अपने problems को fix कर ले, मगर वो core है. So do you have any message of hope for the young people in Pakistan? Well, that's the grand question. Over nearly 2/3 of our population is under 35. Right. The problem with them is, और ये Gen Z वगैरह जो सारे जो नई अब generations आ रही हैं, कि they are not really kind of engaging with proper education. They don't read, they don't think, they don't contemplate. हमने अभी वो थिंक फेस्ट कराया, तो मेन सवाल वो यही था कि पोलराइजेशन की वजह पाकिस्तान में क्या है. वो ये है कि हमारे जो यंग लोग हैं, वो जो भी चीज़ बिलीव करते हैं, वो बस विदाउट थिंकिंग बिलीव करते हैं, A. And 2 is then they close their mind to everything else. For example, we had a panel on politics. We had a person from PTI, we had a person from Noon League वगैरह. उन्होंने कहा नहीं, PTI का तो ठीक है, नून लीग का बंदा क्यों है? बिकॉज हमने कहा पॉलिटिक्स पे एक है नहीं, लेजिटिमिटी सिर्फ एक है. सो अगर आप इस तरह से चलेंगे, इस तरह की पोलराइजेशन को प्रमोट करेंगे, तो यू विल नॉट गो एनीवेयर. ठीक है, सो ओपन योर माइंड, थिंक, have a conversation, try to understand things, try to read, try to contemplate. These are very important things. Then also not try to be entitled. हमने जो सबसे बड़ा एक अलमिया पाकिस्तान में किया है, वो ये किया है कि हमने बहुत ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़ बना दी हैं. अच्छा. Pakistan can probably support, I don't know, 30-40 good universities. We have got over 200. And that has created a large crop of people who are actually uneducated but have a university degree. I see. और that, अच्छा, फिर वो जो है वो अपने आप को entitled समझते हैं कि नहीं, चूंकि मेरे को उन्हें डिग्री आ गई है ना, now I'm going to do something. Well, no, the degree is quite worthless. You probably paid for it and not even been to classes for it. So are you saying that degrees in Pakistan are worthless? A lot of them are. A lot of them are. A lot of them are. I see. And I think this has created a whole generation of people who feel entitled, and then they get frustrated that they are not getting according to their entitlement. Right. ठीक है, और जब वो नहीं आता तो फिर फ्रस्ट्रेशन सोसाइटी में बढ़ती है, फिर एक्सट्रीमिज्म आता है ना, बिकॉज फिर आप एक स्केपगोट वो ढूंढना शुरू करते हैं. अब मैं आपको एक सिंपल सी एग्जाम्पल दूं, पाकिस्तान में जब भी इकोनॉमिक मसला आता है या कुछ आता है, एकदम अहमदी मसला शुरू हो जाता है. किसी को याद आ जाता है, बिकॉज क्यों, स्केपगोट चाहिए ना. Right. किसी पे इल्जाम लगाना है, किसी को मारना है, या एक क्वेश्चन अटैक हो जाएगा या कुछ हो जाएगा, बिकॉज यू नीड टू गेट एक आउटलेट आनी चाहिए. मगर हमारे जो कोर मसाइल हैं, वो जब तक हम ठीक नहीं करेंगे, तो these patterns will keep on repeating. And the fear now is that the young population is not getting it at all. Not getting it at all. And therefore, this pattern might actually increase rather than decrease in the future. So where do you see the biggest problems of Pakistan in the next 5 to 10 years? One of the core things which I said is education. We need to really fix it. We just don't know how to fix it. हमारा थोड़े से fixation हुई है कि जी हमारे 2 करोड़ बच्चे out of school है, which is the largest number in the world, by the way. उनको स्कूल में तो चले हम ले आएंगे, मैं स्कूल में लाने के बाद उनके साथ क्या करेंगे, हमारा जीरो प्लान है. हमारी एजुकेशन प्लान कुछ नहीं है. कुछ नहीं है. ये गेस वर्क्स पे ही है. मोस्ट एजुकेशन डिपार्टमेंट्स आर रन बाय पीपल हु हैव गॉट नथिंग टू डू विद एजुकेशन. हमारे हायर एजुकेशन के आई स्टिल रिमेंबर, अब तो खैर कुछ भी नहीं हो गया. लास्ट गवर्नमेंट में हायर एजुकेशन के सेक्रेटरीज इतने चेंज हो गए थे कि वी यूज्ड टू राइट लेटर सेइंग डियर सेक्रेटरी, बिकॉज वी डिडंट नो कि जब तक खत पहुंचेगा तो सेक्रेटरी कौन होगा गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में. वो मेरे ख्याल में 4 साल में 9 सेक्रेटरीज उन्होंने किए चेंज. Fantastic. So how are you going to have any planning if it's a revolving door? So one thing is education. Second is that we are really, and again this brings back to from where we began, that we really need to figure out what to do with religion in the country. What do you mean figure out? हमें अभी तक समझ नहीं, अभी तो कुछ भी नहीं आई ना समझ. देखिए, एक साइड पे हमने कानून में आधा इस्लाम डाला है, फिर नहीं डाला.
कभी कुछ हम करना शुरू कर देते हैं, कभी कुछ करना शुरू कर देते हैं. तो वी नीड टू बी वेरी क्लियर कि करना क्या है, व्हाट काइंड ऑफ कंट्री डू वी वांट टू क्रिएट. बिकॉज देखें, द वर्ल्ड, look at the Arab countries, right? We are not even where Saudi Arabia is now. They've opened up. हम वो करने से हम मौत पड़ जाती है. You know, क्या हो जाता है? What is that existential threat that you have? मैं अपने जब बच्चों को पढ़ाता हूँ पाकिस्तान की तारीख, तो कभी कभी बड़े पॉइंट्स आते हैं, they get really like, हाई आपने क्या बोल दिया. तो मैं अक्सर बच्चों को कहता हूँ बाहर जाके देखो. तो कहते क्या देखना है? मैंने कहा पाकिस्तान वही है, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला. In the same way, if a woman decides to wear a mini skirt, आपको क्या मसला हो रहा है? ठीक है, उसको रहने दे. कंट्रोल योर अर्ज टू रिएक्ट. यू नो, शी इज डूइंग नथिंग टू यू, व्हाट्स योर प्रॉब्लम? राइट, आई एग्री. मगर ये हम कहेंगे नहीं, हम कहेंगे उसको मारो, उसको ठीक करो, बिकॉज वी हैव जस्ट बिकम दिस क्रेज. वही मैं पहले कह रहा था, मुझे कभी कभी वो लगता है कि जेनेटिक फॉल्ट आ गया अब तो, कि वी फील दिस अर्ज कि कोई ना कोई गलत काम करना है. यू नो, ये क्या अर्ज है, ये क्यों है? We need to really fix this. We need to go do proper training of education. देखिए, single national curriculum ये लेके सब कुछ तबाह कर दिया, religion डाल दिया without thinking. जी. Right? अब और religion बच्चा पढ़ रहा है. अच्छा, अब ये भी बड़ा interesting है कि when most of the issues are according to religion, maybe you should कम करें religion की training और अच्छी करें. हमने ज्यादा कर दी और ज्यादा बुरी कर दी. Oh God. तो ये प्रॉब्लम को exacerbate करेगा, इसको कम कभी नहीं करेगा. तो we really need to get it all together and really figure out कि क्या करना है. because देखें, even Arab countries, मतलब you look at the UAE, look at Qatar, मतलब imagine ये क्या कहते हैं, UAE ने क्या वो बनाया, the house of Abraham, the Pope went there, Rabbi was there, Chief Rabbi was there and everything. Can we imagine that in Pakistan? No, we can't. यहाँ सबको मार देंगे. So you know, this is happening in the cradle of Islam, so to speak. और यहाँ हमें वही tensions पड़ी हैं, because again यहाँ कोई special kind का मुसलमान ही है शायद. You know, creates that. मुझे वो अक्सर, again मैं इसको पे बोलूँगा, there are 200 million Muslims in India. Sectarian violence नहीं है. वो अब तो खैर वो इंडिया में थोड़े से हालात फर्क है. मुझे याद है आज तक कोई 10 साल पहले इंडियन मुस्लिम कोई गेस्ट आए थे, तो वो नमाज पढ़ने गए तो मेटल डिटेक्टर से गुजर के जाना था. तो उन्होंने मुझे कहा कि ओ पाकिस्तान आपने इसलिए आज़ाद कराया था कि मुसलमान मेटल डिटेक्टर में से गुजर के जाए, हमारे तो नहीं जाते. It's a very pointed thing, right? When was the last time there was a dhamaka in a mosque in India? So अजमेर की दरगाह पे बॉम्बिंग हुई थी. हाँ, but मतलब बहुत रेयर है कि कभी कुछ हो जाता है, and that too has other factors to it. पाकिस्तान में it's actually for जुमे की नमाज के लिए कोई जाए तो बड़ा नॉर्मल है कि मेटल डिटेक्टर होगा, और अगर ना हो तो लोग कंसर्न होते हैं कि क्यों नहीं है, सिक्योरिटी क्यों नहीं है. सही कहा. ठीक है. So is this really what it is all about? And it doesn't have to be this way. You know, there are again 250 million Muslims in Indonesia. चलें सब कॉन्टिनेंट को तो छोड़ दे, वहां भी देखते, वो तो कोई क्रेज नहीं, घूम रहे most of the time. Of course there are moments everywhere in the world, in every place. मगर so यहाँ क्या है? Generally दुनिया के सारे क्रेजी मुसलमान पाकिस्तान में जमा हो गए. कुछ लगता है सही. पाकिस्तान अफगानिस्तान में कुछ हैं, क्योंकि ये देखे ना, these are very simplistic things. And I think we've just let it go. We have let it just go crazy in one direction or the other. और state भी नहीं control कर, जिसका जो दिल कर रहा है बोल रहा है, जिसका जो दिल कर रहा है. And I think unless you control that, unless there is a clear national dialogue about this, कि what are you going to do about this, and not get scared out of it. We get scared out of everything. कुछ भी नहीं हम करते, and then we get scared कि नहीं ये नहीं करना, तो वो नहीं करना, तो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा. देखें, when the attacks on Ahmadis, why don't people say, अच्छा मुझे तो ये नहीं आती समझ, if they're non-Muslims, then treat them as that too ना. The government doesn't want to treat them as non-Muslims, but says they are non-Muslims. ठीक है. It's a very funny thing. I'll give you a very simple example. मैं किसी से बात कर रहा था कि technically पाकिस्तान में only non-Muslims can buy alcohol, right? And you need to get a permit from the excise department. अच्छा, and Ahmadi cannot get it. ये अगर वो नॉन मुस्लिम है तो दे दें उसको, अगर वो खुद लेने आया है. Right. पर नहीं देंगे, because at the back of your mind you think ये नहीं, ये तो मुसलमानी शद है. Right. भी अगर नहीं है तो दे दे. तो आप आर या पार करें, या है तो नहीं दे, और फिर उसको डिक्लेयर करें as such. अगर नॉन मुस्लिम है तो दे दें, because वो नहीं है मुसलमान, तो आपको क्या मसला है, वो क्या पिए. Right. मगर वो दोनों साइड पे मसला. You can't have the cake and eat it, you know. And I think this is a thing we need to really figure out, because now we've got a huge population that is going nuts in so many ways. Right. And we really need to do this, because, and this is a very important point I think, आसपास के मुल्क आगे निकल गए हैं. इंडिया, वो जो आप पहले भी बात कहते थे, इंडिया निकल गया है. इंडिया तो बहुत आगे से, मैं तो अफगानिस्तान भी शायद निकल जाए कुछ सालों में. तो लोग निकल गए हैं आगे.
and we will be left behind and just going around in circles. Potential बहुत है. अगर हम अपने we get ourselves together, we can figure it out and do ahead. Magar no one is going to look back on us. No one is going to come and help us and get us out of this. So this is something that internally really needs to happen, and a discussion needs to be done. अभी आपने कहा nobody is going to help us out of this. मुझे तो बताया गया था जी कि चाइना हमारा आयरन फ्रेंड है, सऊदी अरेबिया हमारी हेल्प करेगा, बिलियंस अपॉन बिलियंस डॉलर्स आ रहे हैं, पता नहीं कितने खरबिलियन डॉलर पाकिस्तान में डालने वाले, किधर है वो? मैं भी ढूंढ रहा हूँ कहाँ है. देखिए, आपको याद होगा कुछ साल पहले जो लास्ट पीएम लाइन की गवर्नमेंट थी, उन्होंने कहा था कि जी सीपैक इज गोइंग टू गेम चेंजर लफ्ज इजाद हुआ था. जी जी. पता नहीं कौन सी वाली गेम थी, आज तक मुझे पता नहीं चली, वो खेली नहीं हमने. हाँ जी, वो चेंज तो हो गई है, शायद गेम चेंज होगी, पता नहीं क्या चेंज, बस पता नहीं चला. तो वो यही है कि वी हैव दिस. देखिए, एवरीथिंग इज इंटरनल. यू नीड टू हैव an internal clarity कि what you want to do. We have zero internal clarity. जिसके हम पैसे, by the end of it, we run on funds that are being gifted to us by China या Saudi Arabia या Qatar या UAE. वो आज भी मेरे ख्याल में अगर सऊदी अरेबिया और कतर और यूएई अपना पैसा निकालें स्टेट बैंक से, तो our economy will begin to collapse. So हम इसी तरह इन्हीं के टुकड़ों पे पलते रहेंगे. Exactly, because so therefore we need to be very clear कि करना क्या, हम सड़क बना लेते हैं and then we just don't, हमारा ख्याल है जी सीपैक से पता नहीं चाइना से बड़ा बिजनेस आएगा. कहाँ आया? सड़क तो बन गई, कहाँ है? वो आप छोड़ें, मैंने स्टेटिस्टिक्स ढूंढने की कोशिश की कि लाहौर इस्लामाबाद मोटरवे बनने की वजह से इकोनॉमिक डेवलपमेंट कितनी हुई है. नहीं थे हमारे पास. इसको 30 साल अब तो तकरीबन हो गए. और अभी तक किसी ने डाटा कलेक्ट नहीं किया. हाँ, सो अगेन दीज आर थिंग्स दैट वी जस्ट नो हाउ इट्स. We can do it. We don't have the interest in doing it. We don't have the will of doing it. We just think कि someone. I always joke कि Pakistan is that kind of a country. Again, unique हम हैं वैसे एक तरह से. Because I say Pakistan is that kind of a country कि आप usually when I want to, let's say I want to threaten you, so I'll point a gun towards you, right? Pakistan is that kind of country that points a gun on its own head and says कि if you don't listen to what I'm going to say, I'm going to blow up. Right. And that's our threat. That's a very strange. That requires a certain level of mental gymnastics to make that happen. I've heard that Pakistan is a madman holding a gun to its own head, threatening the world. हाँ, आपका थ्रेट खुद है आप. ये मैं अपने आप को ब्लो अप कर लूंगा, मेरी बात मान लें. So इंडिया ने लैंड रिफॉर्म्स किए और बड़े सक्सेसफुली किए. पाकिस्तान failed at land reforms. क्या हुआ? हमारे feudals do have more control over government as compared to India? देखिए, feudalism is a very, very important point because that not only distinguished us from India but also East and West Pakistan. And actually, one of the reasons for I think the independence of East Pakistan is this divide. ठीक है? या मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल दूं. साहबजादा याकूब खान जो हमारे फॉरेन मिनिस्टर भी थे और उन्होंने ईस्ट पाकिस्तान में भी काम किया वगैरह, तो उन्होंने मेरे से एक दफ़ा पूछा कि what was the fundamental difference between the Muslim League and the Congress? मैंने कहा कि ऑब्वियस आंसर तो नहीं हिंदू मुस्लिम वाला, कोई और आंसर है. मैं सोचता जो, मैंने कहा बियॉन्ड हिंदू मुस्लिम क्या आंसर है? तो मैंने कहा जी पता नहीं, सॉरी बताएं आप. तो उन्होंने कहा कि जी the success of the Congress was dependent on the end of feudalism and the success of the Muslim League was dependent on the continuation of feudalism. Interesting. Because Congress के अंदर आपके feudals नहीं थे, businessmen थे और आम इंसान था, और मुस्लिम लीग में थे ही feudals. तो feudalism कोई बंदा अपने पैर पे खुद कुल्हाड़ी तो नहीं मारेगा ना. ठीक है? And that was a very significant thing. अच्छा, अब हुआ क्या? इंडिया की तरफ हम आते हैं, but let me just show you East and West Pakistan. ईस्ट बंगाल ने when it became Pakistan 1950 में feudalism खत्म कर दिया. तो अगर आप इलेक्शन रिजल्ट्स देखें 1954 के, people of course always talk about it कि oh the Muslim League lost वगैरह. One of the reasons why the Muslim League lost is कि feudalism खत्म हो गया था. Right. तो वहां फिर कौन आपके आ रहे हैं इलेक्ट होके? डॉक्टर, प्रोफेसर, इंजीनियर, लेबर लीडर वगैरह. तो आपने पूरी पॉलिटिकल लैंडस्केप ही बदल दी. मगर वेस्ट पाकिस्तान में क्या हो रहा था? वही फ्यूडल्स जो 46 में इलेक्ट हुए थे वही बाद में भी इलेक्ट होते आए, वही आते रहे. तो 1970 में the political class of East Pakistan was very different from the political class of West Pakistan, and that was a major reason for the rift. ठीक है? मुजीबुर रहमान का क्या बैकग्राउंड था? He was a स्टूडेंट लीडर, कौन से उसके मुरब्बे थे. ठीक है? सो एंड बाकी भी सारे जो उनके प्रेसिडेंट बने बाद में वगैरह सारे, they were all workers and people that did not have a landed background. वेस्ट पाकिस्तान में वो चेंज नहीं हुआ. ठीक है? सो इंडिया पाकिस्तान तो आप छोड़िए, ईस्ट और वेस्ट पाकिस्तान के डिवीजन में दैट इज एन इंपॉर्टेंट पॉइंट. अच्छा, अब क्यों ऐसे हुआ? एक और जो उसमें एडिशनल बात है व्हिच कनेक्ट्स टू माय अर्लियर पॉइंट इज most of the feudals that were in power in Pakistan, जो टॉप के थे, they were not from Pakistan. I see. So Liaqat Ali Khan was a feudal, but from an area that is not a part of Pakistan.
So he of course was friends with other feudals. उन्होंने कहा जी आप हमें पावर में रखे, हम आपको रखे. लियाकत अली खान को डर ये था कि कल इलेक्शन करा दिए, मैं हार गया, फिर जी मेरी तो नेशनल कंस्टिट्यूंसी नहीं है कोई. इसी तरह बाकी जो फ्यूडल्स थे उन्होंने भी कहा इसलिए हमने पाकिस्तान में इलेक्शन ही नहीं कराए. ठीक है, जब आप इलेक्शन ही नहीं कराएंगे तो फ्यूडल इंट्रेंच होना शुरू हो जाएंगे. अच्छा, जब वो इंट्रेंच होना शुरू हो जाएंगे और आप इलेक्शन नहीं कराएंगे तो आपकी पॉलिटिशियन की लेजिटिमेसी खत्म हो जाएगी. ठीक है, और यहाँ बड़ा एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है. You know, when अयूब खान got the 1955 में the Pakistan US deal, जो पहली दफ़ा हमने एक अलायंस उनके साथ की और पैसे लिए, तो अयूब खान का एक बड़ा फेमस कोट है कि I bring home the bacon, कि मैं आपके लिए पैसे लेके आया हूँ. और तब आर्मी ने बड़ा क्लियरली कहा कि जी देखिए आपकी लेजिटिमेसी पॉलिटिशियन की आती है इलेक्शन से, आपने वो तो कराने नहीं है, तो फिर आप में और हमारे में फ़र्क क्या है? और वी ब्रिंग होम द बेकन सो टू स्पीक. तो अगर हम आपके लिए पैसे कमा रहे हैं तो फिर हम ही करेंगे रूल. तो आपने पाकिस्तान में पॉलिटिक्स खराब ही ऐसे की कि फर्स्ट इट वाज द फ्यूडल कंट्रोल, फिर क्योंकि फ्यूडल ने अपने आप को डिलेजिटिमाइज किया तो वो वहाँ कंट्रोल बाहर आ, फिर आर्मी कंट्रोल आया, फिर आर्मी और फ्यूडल एक नेक्सस डेवलप हुआ कि इस तरह से हम आगे ये मिलके चलाएंगे, और आज तक वैसे ही चलता आ रहा है. और आप ये देखें कि इवन एट द चेंज पार्टी, इवन इफ यू लुक एट द PTI, एक साइड पे आप इमरान खान साहब है, बट द रेस्ट ऑफ इट अ लॉट ऑफ फ्यूडल्स आर अ पार्ट ऑफ इट. वो इलेक्टेबल्स जिनको हम बोलते हैं वो उसके पार्ट है, बिकॉज दैट देन बिकेम द पैटर्न थ्रू व्हिच पाकिस्तान बिगैन टू बी रन. तो वो पाकिस्तान की डिवीजन के अंदर भी द वे फ्यूडलिज्म वाज नॉट ended in Pakistan, that has a lot to do with the division of Pakistan itself. Very interesting, sir. Thank you, sir. Once again, thank you. Really appreciate the questions. Really appreciate your answers.